हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया था, लीनियर इक्वेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स के हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स के जो प्रॉब्लम होती है, वर्ड प्रॉब्लम होती है चाहे नॉर्मल प्रॉब्लम, उसको हम लोगों ने सॉल्व किए। फिर उसके बाद 3 वेरिएबल्स के जितने भी प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम दोनों सॉल्व, क्योंकि क्या होता है कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर इक्वेशन ना बना करके वर्ड प्रॉब्लम दे देता है, यानी कैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा पूरा कहानी के जैसा, फिर आपको उससे इक्वेशन बनानी होगी, उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा, इस तरीके से देता है। तो इसी वजह से हमने वहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम और नॉर्मल प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व करा दिया है। तो आप इसकी पिछली क्लास को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके ये IRT के एंट्रेंस में ये चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर जो 3 वेरिएबल है उस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो उसका सिलेबस है, तो उसको ध्यान में रखिए, ठीक। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें हम लोग बात करने चल रहे हैं। देखिए, हमने लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जितने भी टॉपिक्स देखिए हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स आपने पहले कहीं पढ़ रखे हैं, चाहे वो 8 क्लास में, चाहे वो 9 क्लास में, चाहे 10th में, हर एक में उसको पढ़ करके रखा हुआ है। तो बस आपको उसी को और अच्छे से बूस्ट करना है और अच्छे से समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और फिर अपना काम करना है। बहुत काम हार्ड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस बना करके रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है भाई, ये तो इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले छात्र कहते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण होता है। कैसा होता है समीकरण भाई द्विघात? देखिए, अब देखिए, क्लास को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, लास्ट तक समझना पड़ेगा, तब चीज़ों को समझ में आएगा। बीच से अगर आप क्लास को छोड़ते हैं तो फिर आपके लिए वहाँ पर दिक्कत होगी। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, समीकरण। समीकरण का मतलब इक्वेशन, ठीक। तो इसका जो इक्वेशन है कैसा दिखेगा आपको, ये द्विघात समीकरण कैसा दिखेगा, जैसा जैसा कि आप लोगों ने जब लीनियर इक्वेशन देखा तो उसमें आप लोगों ने देखा कि वो आपको इस तरीके से दिखता था, वो आपको इस तरीके से दिखता था, ठीक। इसमें मान लीजिए कुछ और होता था, मतलब ए बी इधर होता था, इस तरीके से होता था, और मान लीजिए कि ये सी है, ठीक है, ये कोई नंबर है इस तरीके से, या फिर मान लीजिए कि इस तरीके से चीज़ें, या फिर मान लीजिए प्लस, इस तरीके से आपने देखने को मिला, ठीक। ये किसका फॉर्मेट हुआ करता था, लीनियर इक्वेशन का हुआ करता था। लेकिन यही चीज़ जो है इसके लिए क्या होगी, यानी कि द्विघात समीकरण के लिए क्या होगी। तो द्विघात जो समीकरण है वो किस तरीके से दिखता है, तो उसको ध्यान से देखिए। वो आपका दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और यहाँ पर प्लस में सी और इक्वल में 0। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन दिखता है, ठीक। ये आपके इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, ठीक। ऐसा ही इक्वेशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो अब आप सोचेंगे कि यार ये द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, इन सब चीज़ों का यूज कहाँ पर होता है। तो देखिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, इसका जो यूज है बहुत ज़्यादा होता है, हर एक जगह पर इसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है। आप सोच रहे हैं कि इस तरीके की क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मूल्य निकालेंगे, इसका मतलब इसका सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन निकालने के बाद इसको कहेंगे भाई इसका आंसर आ गया, इसका आंसर होगा। लेकिन इसका काम क्या है, तो इसका काम भी हम आपको बताते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, गति का नियम। क्या पढ़ा होगा, S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ कर रखा होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का होता है निकालने के लिए। तो अगर आप इस फॉर्मूले में, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ए है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे टी को वेरिएबल्स मानते हुए, ठीक है, एक्स की जगह रखते हुए, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, अगर चाहें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम चाहें तो इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं कि एस इक्वल, इस पार्ट को इधर लिख दें तो हाफ, ध्यान से देखिएगा, और ए, ये जो आपका पार्ट है ये टोटल ये वाला पार्ट आ जा रहा है, ठीक है। अभी इस ए को इस ए के साथ मत जोड़िएगा, क्योंकि ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर वेरिएबल है, केवल एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर ये पार्ट हो गया, और टी का स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं, बाहर रख सकते हैं इस चीज़ को, और इस पार्ट को हम थोड़ा सा पीछे लिख दें। देखिए, यू अलग हम कर दें और टी को हम ऐसे लिख दें, ठीक, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो फॉर्मेट है इसी का तो बन पा रहा है, क्योंकि ये जो है आपका सी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को अगर इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस एस आ जाएगा और इक्वल में 0 रहेगा।
इस तरीके से बन जाएगा। अगर आप इसको उधर लाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये इक्वेशन जो देख रहे हैं क्या इस इक्वेशन से मर्ज कर रही है, सेम उसी तरीके से इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है ना आपकी, अब आप सोच रहे हैं कि भाई ये इक्वेशन तो है ठीक है, इस काम की है, लेकिन ये क्या काम की है, ये भी है। तो देखिए जब ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि द्विघात समीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ते हैं, तो हम लोग फॉर्मूले का प्रिंसिपल पढ़ते हैं और ये उनका एप्लीकेशन है। यानी कि यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि अगर इस तरीके से हमको इक्वेशन दिखेगी तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसका कैसे हम जवाब निकालेंगे। उसी तरीके से लीनियर में भी था कि अगर इस तरीके से हमारे पास में है, ठीक इस तरीके से हमारे पास में है, तो हम इसका कैसे जवाब ढूंढेंगे और इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो एप्लीकेशन में। तो इस तरीके की इक्वेशन का जवाब ढूंढना तो हमने सीख लिया है, लेकिन इस तरीके की इक्वेशन जो आती है इनका हम कैसे जवाब ढूंढेंगे, इनका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, उसको आज की वीडियो में हमको सीखना है, आज की क्लास में हमको सीखना है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, इनको सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम इन चीज़ों का सामना करेंगे तो हमको वहाँ पर यही प्रिंसिपल लगाना होगा। दैट मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आज का हमारा चैप्टर है ये द्विघात जो समीकरण होता है उसके प्रिंसिपल के सीखने का है कि इस ऐसा क्यों होता है, ये समीकरण क्या है, इसके हल कैसे निकलते हैं, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, बात क्लियर हो पा रही होगी। इसके बाद अगर आप इनको सीख लेंगे तो इनको निकाल पाएंगे। यही नहीं, इसी के तरीके से बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। जहाँ जहाँ आपको द्विघात समीकरण देखने को मिलेगा, आप यही चीज़ लगा करके निकाल पाएंगे। चाहे ये वाला दिखेगा तो यहाँ पर भी इसको निकाल पाएंगे। यानी कि यहाँ पर गति का जो फॉर्मूला है उसमें जो भी चीज़ें आपको फाइंड करनी होगी, अगर आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता है तभी आप यहाँ से इसका जवाब निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी टीचर फिजिक्स पढ़ाते टाइम बोलता है कि आपने ये चीज़ तो मैथ में सीखी होगी, ये चीज़ तो देखी होगी, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व ही तो करना है। तो वही चीज़ है, क्योंकि ये और ये सेम है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अलग मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण। इस वजह से आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। और हम आपको बता दें पिछली एग्ज़ाम में IRT के 2023 में 22 अभी 24 वाले ने, उसके पहले वाले में क्वेश्चन आया था विविधकर का। ठीक है, विविधकर पूछा था, इक्वेशन देकर के विविधकर पूछा था। तो अब वहां पर डी की वैल्यू, ठीक है, अब उन सब के बारे में बात करेंगे, विविधकर क्या होता है, क्या क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे कहने का मतलब ये है। तो आइए अब इस क्लास को एकदम से अच्छे से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ गए होंगे कि इक्वेशन क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। अब भाई फॉर्मेट तो हो गया, अब फॉर्मेट होगा तो इसका कुछ ना कुछ मूल भी होगा, सोल्यूशन होगा। तो इसका जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग मूल कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो मूल होगा, समीकरण तो ये हो गया, और इसके जो मूल होंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यदि समीकरण के मूल, ठीक है, मूल क्या होते हैं, मूल ऐसी चीजें होती हैं जो इस इक्वेशन को पूरी तरीके से संतुष्ट कर दें। यानी कि जब हम किसी भी एक वैल्यू, मान लीजिए 5, 6 कुछ भी हो सकती है वो, उसकी वैल्यू ले जा करके इस x के जगह रखें और यहाँ पर रखें, तो इस पूरी इक्वेशन का सॉल्व कर दे, उसका वैल्यू जो है 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो इसका मूल है। ठीक, यहाँ पर क्या है, यदि समीकरण के मूल क्या क्या है, अल्फा है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होते हैं इसके मूल को हम एक दो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा होता है, ध्यान से आप देखेंगे तो x का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इसके जो मूल आते हैं वो 2 आते हैं। ठीक है, 2 आते हैं। तो एक हो गया आपका अल्फा, हम मान लेते हैं, और एक मान लेते हैं क्या, बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा है, तो ठीक है, यदि इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अब देखिए अल्फा और बीटा को निकालने के लिए, क्योंकि द्विघात समीकरण जो है बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है, और अगर हम इनको कभी सॉल्व करने बैठते हैं तो कुछ इक्वेशन तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत भी आती है। तो उसके लिए हमारे एक बहुत ही पुराने, बहुत ही अच्छे, बहुत ही माइंडेड कह लीजिए साइंटिस्ट ने, गणितज्ञ ने
एक नियम निकाला जिनका नाम क्या था, श्रीधराचार्य। ठीक है, उनका बहुत ही अच्छा नाम था श्रीधराचार्य, बहुत ही भारत के व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। तो उन्होंने फॉर्मूला बताया कि जो हमारा अल्फा है, जो हमारा बीटा है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले बताए हैं द्विघात समीकरण के। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले आप लोग हो सकता है जानते हो। तो अल्फा इक्वल क्या होता है, अल्फा इक्वल होता है -b, और एक में आपके लिए प्लस रहेगा, एक में आपके लिए माइनस रहेगा। तो यहाँ पर प्लस और अंडर रूट यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये आपके पास में पहला फॉर्मूला बनता है अल्फा का। बीटा क्या आएगा, यहाँ पर कॉमा करके बीटा क्या आएगा, बीटा भी सेम वही चीज रहेगी। अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर -b है, और यहाँ पर जो यहाँ पर प्लस था वहीं पर वो माइनस हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक, तो इन चीजों को आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट जो हमने बताई थी उसमें इसको नोट करते चलिए। ठीक है, 4ac है और यहाँ पर क्या है 2a। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, तो ये बात आई होप आपको ये क्लियर होगी। अब इसके साथ साथ ही 2 पॉइंट्स और होते हैं, उनको भी लिख लीजिए, फिर इसके बाद आपको ये बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके 2 पॉइंट्स और होते हैं, नोट पॉइंट आप करके लिख सकते हैं नोट, क्योंकि हमने आपको कहा है कि हम इन चीज़ों को बहुत ही शॉर्टली लिखाएंगे, जितना आपको काम की चीज़ें हैं बस उतना ही लिखाएंगे। तो अगर यहाँ पर जो हमारे दोनों मूल हैं, मूल हमने आपको क्या बताया, फिर से बता रहे हैं क्या होते हैं मूल। मूल वो नंबर होती है जिसको हम इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन पूरी तरीके से 0 हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जानी चाहिए, यानी कि उसका सोल्यूशन हो जाना चाहिए। तब हम उसको कहते हैं कि वो उसका मूल है, उसका सोल्यूशन है, उसका रूट है। ठीक, तो यहाँ पर 2 मूल है इसके। इसके बाद ये कहा जाता है कि अगर हम दोनों मूल को जोड़ दें, ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों मूल को जोड़ दें तो वो किसके इक्वल हो जाता है, -b/a के इक्वल हो जाता है। कैसे, अगर मान लीजिए कि आप इन चीज़ों को भूल रहे हैं तो इसको भी ध्यान से समझते चलिए। आपका पहला अल्फा ये है, ये पूरी वैल्यू, अब बीटा ये पूरी वैल्यू। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो आपका यहाँ पर ये दोनों यानी कि हर सेम है, तो जो आपका अंश है वो जुड़ने की कोशिश करेगा, जुड़ने की। तो आपका ये पूरी वैल्यू तो आप प्लस में देख रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पर ये वैल्यू आप माइनस देख रहे हो, तो ये वैल्यू से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, बात सही है। और यहाँ पर आपका बचेगा -b और -b और -b और नीचे में क्या रहेगा, इन दोनों का एलसीएम तो यही आएगा, 2a ही आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये -b -2b हो जाएगा, और यहाँ पर 2a रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो -b/a ही तो आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को भूल जाते हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया। ठीक, तो आपको ये इस तरीके से निकाल लेना है। वैसे आपको ये याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि काम जल्दी होगा। ठीक, रटना नहीं है, समझना है कि इन दोनों को जोड़ने से आता है, लेकिन आपको जल्दी काम करने के लिए इन चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ता है, जैसे कि आप इसके बाद वाला देखेंगे। बाद वाला क्या होता है, ये हो गया आपका। इसके बाद ये पहला पॉइंट है आपका नोट में, ये आपका पहला पॉइंट। नोट में आपका दूसरा पॉइंट क्या है, नोट में आपका दूसरा पॉइंट है कि अगर हम अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाता है c/a के इक्वल। c क्या है आपका, यहाँ पर ये जो नंबर होती है अचर संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर c/a के इक्वल हो जाता है। तो ये चीज़ आती है। अब ये चीज़ कैसे आएगी, अब अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी। अब अभी हमने आपको क्या कहा कि आपको इन चीज़ों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ये कैलकुलेशन तो थोड़ा आसान हो गया, इनका मल्टीप्लाई करके फिर उसका और सिंपलीफाई वर्जन करके इस चीज़ को निकालना थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे याद रख लेना, भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का ये आएगा। लेकिन अगर आपके पास समय तो आप करके देख सकते हैं, जैसे इसके लिए समय था तो इसके लिए हम लोगों ने देख लिया। ठीक, तो वही चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आपको पहले इतने पॉइंट्स को ध्यान रख लेने, इसको नोट कर लेने। क्या क्या है, इक्वेशन हो गया, यदि समीकरण ऐसा है, मूल ये है। ठीक है, तो पहला मूल ये हो जाएगा, दूसरा मूल ये। मूल कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसका रूट्स निकालना चाहते हैं, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर b की वैल्यू रख देंगे। b मतलब यहाँ पर x का गुणांक जो होगा, ठीक है, x का गुणांक जो भी होगा यहाँ पर रख देंगे माइनस के साथ, प्लस लगाएंगे बीच में,
और यहाँ पर जो ये b है, ठीक है, ये b इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट के अंदर और -4ac और यहाँ पर 2a इस तरीके से कर देंगे तो हमको अल्फा मिल जाएगा, यानी कि पहला मूल हमको तुरंत मिल जाएगा। हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ हमने इक्वेशन देखी, यहाँ वैल्यू रखी, मिल गया। यहाँ इक्वेशन देखी, यहाँ वैल्यू रखी, मिल गया, 2 मूल मिल गए, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को आपको समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? कि जो आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके मूल से, यानी कि आपके रूट से ही, ठीक है, ये मूल से। तो यहाँ पर ये इस चीज़ इन दोनों को थोड़ा सा स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आप दोनों मूल देख रहे हैं इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अंडर रूट में ये नंबर लिखी गई है। और जब भी कोई नंबर अंडर रूट में लिखी गई है और किसी नंबर के साथ हो तो वो उसकी पूरी वैल्यू को चेंज कर सकती है। कैसे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल से, यहाँ पर आप एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट और यहाँ पर हमने लिख दिया n और अपॉन में हमने लिख दिया मान लीजिए 2, ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए n की जो यहाँ पे वैल्यू होगी, जो भी हम अपने मन से रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बस वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, n मतलब कि नेचुरल नंबर मान लीजिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे, ये जो वैल्यू हम अपनी मनपसंद से रखेंगे वो इसकी पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है? कभी वो नंबर परिमेय हो जाएगी और कभी वो नंबर अपरिमेय हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कभी वो नंबर परिमेय हो जाएगी, कभी वो नंबर अपरिमेय हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने रख दिया 4 रख दिया, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, अपॉन में 2 था, कट करके 1 आ जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर हमने 8 रख दिया या मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 5 रख दिया, अब ये तो कटेगा ही नहीं, अब ये कैसी नंबर हो जाएगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू जब हम रखते हैं, यहाँ पर जब हम वैल्यू रखते हैं तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है जब अंडर रूट लगा हुआ है, कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो इन चीज़ों के लिए इन्हीं चीज़ को अप्लाई किया जाता है इसके मूल पे, क्योंकि इसके मूल में भी अंडर रूट्स लगे होते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है हमारे ये समझाने का मतलब ये था कि जो आप अंडर रूट के अंदर की वैल्यू देख रहे हैं, अंडर रूट से हमको कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू जो है वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका कंप्लीट जो है अंडर रूट हो जाए। जैसे हमने अभी आपको दिखाया 4 का कंप्लीट हो गया तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल वो परिमेय संख्या थी। लेकिन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तब वो अपरिमेय संख्या होगी, कुछ और होगी, कुछ और प्रॉब्लम करेगी। तो क्या क्या चीजें होने वाली है, यानी कि पूरी तरीके से जो यहाँ पर ये पहला मूल है और ये जो यहाँ पर दूसरा मूल है, इसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर पूरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी भाई? वो डिपेंड करेगी अंडर रूट के अंदर के सेक्शन पे, जो भी अंदर में लिखा हुआ है। तो अंदर क्या लिखा हुआ है? अंदर लिखा हुआ है b² - 4ac, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं विवितकर, विवितकर, ठीक है। विवितकर को हम लोग d से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? d से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब d इक्वल क्या होता है? b² - 4ac। कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरी एक टोटल नंबर थी उसको एक नाम दे दिया गया, उसको d कह दिया गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट्स कह दिया गया और उसका हिंदी में नाम दे दिया गया विवितकर। क्या नाम दे दिया गया? विवितकर दे दिया गया। तो ये विवितकर होता है। तो जब जब आपसे कहेगा कि आप विवितकर बताइए, विवितकर पूछेगा, तो आप इस इक्वेशन को देखेंगे और इसमें से b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे। ये विवितकर का फॉर्मूला। कोई अलग से आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में आपको यहाँ पर दिखता है अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वही उसका विवितकर होता है। बात क्लियर हो रही है? तो ये विवितकर है। तो
इसकी पूरी जो प्रॉपर्टी है, चाहे इस मूल की हो चाहे इस मूल की हो, ये पूरी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है विवितकर पे। तो विवितकर की प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही जरूरी कि विवितकर की वैल्यू कब होगी, कब क्या होगी, तो उसके मूल पे क्या फर्क पड़ेगा, विवितकर की वैल्यू क्या होगी तो उसके मूल पे क्या फर्क पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो इसके लिए बनेगा एक चार्ट, तो उसके लिए आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, तब से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद बनाते हैं उस चार्ट को, जो कि इम्पोर्टेंट चार्ट हमारे लिए होने वाला है। चलिए भाई साहब, ये हो गया। देखिए आराम से चीज़ों को समझेंगे तो बात क्लियर होगी, आप भागेंगे चीज़ों को नहीं समझेंगे प्रिंसिपल को, तो फिर क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चार्ट कैसे है भाई, चार्ट क्या है, बनाते हैं इसको। तो चार्ट में आपके यहाँ पर 3 सेक्शंस है, ठीक है। चार्ट में आपके पास में 3 सेक्शंस है। ठीक, बराबर आ गया। चलिए तो यहाँ पर आपको बनाना है सबसे पहले ये सेक्शन 1। देखिए इसी सारी चीज़ों के लिए पहले से ही चीज़ें लिख ली जाती हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि चलो भाई आज बना देते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले में क्या होता है आपका डी का मान, और यहाँ पर होता है मूलों की प्रकृति। प्रकृति कहने का क्या मतलब है, मूलों की प्रकृति कहने का मतलब है कि वो कैसी होगी, परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी कि क्या होगी, होगी कि भी नहीं होगी, ठीक, ये सब इस पर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद ये हो गया, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है मूल, ठीक है। मूल जो होगा वो क्या होगा, तो ये आपके पास, तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि अगर जो है डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो, 0 से जो है बड़ी हो, 0 से क्या हो, बड़ी हो, ठीक। और यहां पर यह चीज कहा जाता है तथा यहां पर पूर्ण घन नहीं, यहां पर आप क्या लिखेंगे, पूर्ण, आप लिख लीजिए पूर्ण स्क्वायर, ठीक है, पूर्ण स्क्वायर मतलब कि ऐसा है कि जो पूरी तरीके से पूर्ण स्क्वायर हो। जैसे अभी हमने आपको क्या कहा कि एक नंबर ऐसी रहेगी जिसमें 4 है, तो ये पूरी तरीके से स्क्वायर है। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग, ठीक है। तो देखिए याद नहीं आ रहा था, ये स्क्वायर लिख दिया, वर्ग आप लिख लीजिए, पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तथा पूर्ण वर्ग हो। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कंडीशन लगाएंगे। जब पूर्ण वर्ग होगा तो क्या होगा, हमने आपको क्या कहा कि जब पूर्ण वर्ग होगा तो ये नंबर बाहर आएगी और अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, तो मूल उसका क्या होगा, ये होगा आपका परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। और मूल क्या होंगे, तथा समान मूल। समान मूल कहने का क्या मतलब है, समान मूल कहने का मतलब है कि जो दोनों मूल आएंगे, चाहे वो अल्फा हो चाहे वो बीटा हो, वो दोनों बराबर रहेंगे, ये और ये दोनों बराबर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मूल क्या क्या आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका मूल आएगा -b प्लस माइनस, मतलब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक, एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और यहाँ पर ये जो है आपका यही चीज़ रहेगा, b² - 4ac, और यहाँ पर ये आपका क्या रहेगा 2a, ठीक, आपका ये फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद मान लीजिए कि अगर ये कंडीशन नहीं होती है तब क्या होता है, तो दूसरी कंडीशन होगी, डी भाई बड़ा है लेकिन डी जो है बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं
है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि वो जो वर्ड होता है इंग्लिश का वही दिमाग में चलता रहता है, तो उसका हिंदी नहीं आता है। जैसे स्क्वायर, कहते हैं स्क्वायर की क्या हिंदी होगी, तो फिर वो याद करना पड़ता है कि वर्ग होगी। ठीक, चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपरिमेय होगा, ये होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। चलिए संख्या लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, अपरिमेय लिखिए। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ प्रकृति लिख रहे हैं, परिमेय होगी क्या अपरिमेय होगी, तो परिमेय संख्या कोई दिक्कत नहीं। परिमेय तथा असमान, अपरिमेय तथा, इसमें भी तो समान ही होंगे, असमान मूल। इसमें क्या होगा, मूल तो समान ही होंगे क्योंकि प्लस माइनस इसमें भी होगा, और यहाँ पर अंदर में जो है बस वही चेंज होगा, और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपका ये हो जाएगा कि अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हम बार बार ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लिख रहे हैं, यहाँ पर हम चाहें तो डी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डी की वैल्यू निकालते हैं, चाहे हम डी लिख दें और चाहें तो ये पूरा वैल्यू लिख दें, क्योंकि अब हमको एक चीज़ पता चल चुकी ना कि यहाँ पर डी है, केवल हमारा विविधकर है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पर फार्मूला बन गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये चीज़ हो गई। अब आएगा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होगा भाई, थर्ड कंडीशन में ये होगा कि मान लीजिए कि डी ना तो छोटा, मतलब ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, यहाँ पर वर्ग वर्ग के बात ही छोड़ो, डी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, डी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब क्या होगा, तब यहाँ पर तो आगे कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण वर्ग वर्ग इस सबसे मतलब नहीं, डी जीरो हो गया। तो जब डी जीरो हो जाएगा, ध्यान से आप समझिए, डी जीरो हो जाएगा तो ये कंडीशन जीरो हो जाएगी, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम आएगी। ध्यान से देखिए, कभी आप इस फॉर्मूले को जब देखेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आप क्या देख रहे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही देख रहे थे ना। तो आप देख रहे हैं कि ये पार्ट आपका जीरो हो चुका है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर जीरो रख दें, ध्यान समझिएगा, इस पार्ट को हम जीरो रख दें, तो अब आप देख रहे हैं चाहे यहाँ पर प्लस करें चाहे यहाँ पे माइनस करें, वैल्यू तो दोनों बार सेम आएगी भाई, चाहे जीरो को जोड़े चाहे घटाए, उससे क्या मतलब है, बार बार हमको माइनस बी अपॉन 2a आएगा कि नहीं आएगा, माइनस बी अपॉन 2a आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इसका जो मूलों की प्रकृति होगी ये तो परिमेय रहेगी। ठीक है, परिमेय तो रहेगी ही, और यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं कि समान रहेगी। ठीक है, परिमेय रहेगी, परिमेय तथा समान। अब चाहे तो समान ले सकते थे, क्योंकि परिमेय से यहाँ पर कंडीशन नहीं रहेगी, क्योंकि वो पूरी वैल्यू जीरो जब हो चुकी है तो परिमेय परिमेय की बात ही नहीं आती है, तो वहाँ पर वो समान हो जाएगा, परिमेय भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो समान रहेगा जिसके मूल होंगे, तो मूल क्या होगा, फिर मूल हमने आपको दिखाया क्या होगा, माइनस बी अपॉन क्या होगा, 2a होगा। ठीक है, क्योंकि डी की इसमें कहानी खत्म हो चुकी है, तो यहाँ से हम अपना मूल निकाल लेंगे कि ये मूल होगा। इसके बाद है फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू जो है छोटी हो जाए जीरो से। कहने का क्या मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है डी से छोटी हो जाए, यानी कि जो वैल्यू है डी की वो माइनस में आ जाए, -1 -2 इस तरीके से आ जाए, तब इसका मूल क्या होगा। तो इसमें आप लिखेंगे कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा तो इधर तो बात ही नहीं आते भाई, तो खाली रहेगा मूल। ठीक, सर इसको हटा दीजिए, नहीं तो वो लोग लिख लेंगे इसमें। चलिए, तो ये आपके लिए चार्ट है, तो आप इसको नोट डाउन एक बार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, इसमें हमने आपको बता दिया कि मूल डी का जो कंडीशन है वो क्या क्या रहेगी, तो कब कब होगा। आपको क्या करना है, आपको इसको याद करके रखना है। याद क्यों करना है, क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन इसी पे आएंगे, और क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इसमें केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन करेंगे, आज तो हमने आपको इन चीज़ों को समझाया। चलिए इसको यहाँ पर लिखा रहने देते हैं, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं पहले। ठीक है, पहले छोटा क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए पहले छोटा क्वेश्चन एक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन चीज़ों की बात करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, आपको पता ही है हमारे कॉपी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम आपको कराने के लिए लेकर के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1,
क्या है क्वेश्चन नंबर 1, आपको हल करना है। ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन लिखते रहे यहाँ पर, हल करें। किसको हल करें? 2x² माइनस, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, लेकिन आपको पहले समझाने के लिए छोटा क्वेश्चन ही लगेगा। ठीक, इसको आपको हल करना है। कैसे हल करेंगे? तो इस तरीके की इक्वेशन तो आप सॉल्व करते आए हैं। कैसे सॉल्व करते थे भाई? अब आप यहाँ पर देखते थे कि जैसे यहाँ पर कोई नंबर है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते थे, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 का 10 में करेंगे तो 20 आएगा। अब 20 को लेकर के एक ऐसी नंबर खोजते थे, ऐसी नंबर सोचते थे कि यार जब हम मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर 20 आना चाहिए। मतलब 2 नंबर आपको खोजनी है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, लेकिन अगर उसका प्लस करें, देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस लगा तो प्लस करते, तो प्लस करें तो 9 आ जाए। तो ऐसी कौन सी नंबर होगी भाई जिसका मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस करें तो 9 आ जाए? तो 5 4 9 और 5 चौक 20। तो 5 और 4 ऐसी 2 नंबर हमारे पास मिल गई हैं। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर 2x² और इस नंबर को हम लोग डिवाइड करते थे उन्हीं 2 नंबर्स में। कौन कौन से नंबर में? तो यहाँ पर हम इसको लिखते थे कि ये है माइनस, क्योंकि -9 लाना है तो हम -5x और -4, ठीक है। या फिर आप 4 को इधर कर लीजिए, क्योंकि 4 ये 2 के साथ है, तो -4 और -5x। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यही हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में, जोड़ के -9 हो जाएंगी। तो हमारा कंडीशन भी गड़बड़ नहीं है। और प्लस का 10, ठीक, इक्वल में आप 0 रख दीजिए। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इस दोनों टर्म को, इन दोनों टर्म में हम चीज़ों को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x, मतलब कि 2x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा क्या, x बचेगा ओनली, और ओनली x बचेगा। और यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा, 2 बचेगा, -2, क्योंकि x भी जा चुका है और 2 भी जा चुका है, तो 2 तो बचेगा ही। 2 दूनी 4 होता है। इसके बाद क्या है, माइनस यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो -5 यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में आप देख रहे हैं कि x -2 और x -2 है, तो यहाँ पर x -2 को कॉमन करेंगे तो अगले ब्रैकेट में ये दोनों आ जाएंगे, 2x - 5। तो ये इक्वल क्या है, सब 0 है। आपको क्या निकालना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन कैसे निकलेगा, आप एक बार इस नंबर को लीजिए, एक बार इस नंबर को लीजिए। क्यों? क्योंकि इस नंबर को अगर आप इधर भेज देंगे तो 0 से डिवाइड होगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, x - 2 = 0 पहली बार में आ जाएगा। दूसरी बार जब आप इस चीज़ को इधर भेजेंगे तो इधर में क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास में आएगा 2x - 5 = 0। तो ये दूसरी चीज़ में आ जाएगा। अगर आप इसका सोल्यूशन थोड़ा सा करेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, जो हमारा 2 है उधर भेजेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस का 2 एक आ जाएगा पहली वैल्यू। यहाँ से वही चीज़ करेंगे, तो 5 को उधर भेजेंगे और 2 को, मतलब कैसे लिखेंगे ना, 2x और इक्वल में 5 को उधर भेजेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये अपॉन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी ये भी आएगी, ठीक। यहाँ पे आप, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए कि x की जो वैल्यू है वो आ रही है 5/2, ठीक। क्या आ रही है, 5/2। तो ये आपकी 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो यही तो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, यही तो 2 मूल है। लेकिन यहाँ पर हमने अल्फा बीटा का तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। तो ये है हमारे दिमाग की ताकत, हमारे दिमाग की ताकत, ठीक है। तो ये क्यों, हमारा दिमाग यहाँ पर क्यों काम किया, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने यहाँ पर अल्फा निकाल लिया, हाँ यहाँ पर हमने बीटा निकाल लिया। जरूरी नहीं ये अल्फा हो, ये भी अल्फा हो सकता है, वो भी बीटा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने इसको निकाल लिया बिना श्रीधराचार्य के रूल से। लेकिन आपको एक हम और क्वेश्चन देते हैं, तब आपको हम समझाते हैं कि क्यों हमने ऐसा किया और क्यों हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, तब फिर सोचते हैं, ठीक। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम देखेंगे तब सोचेंगे कि यार ये कैसे होगा, तब आप सोचेंगे उसका सोल्यूशन, ठीक। क्योंकि लोगों के सामने प्रॉब्लम तो आई होगी, इसी वजह से तो सोल्यूशन आया, इसी वजह से तो फॉर्मूले बने। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये हल करें, हल करें, क्या है हल करें, क्या हल करना है भाई, 15x² - x - 28 = 0। ये आपके पास में
लिखा है। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ पर लिखा गया है। आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कैसे सॉल्व करना है आपको, जैसे अभी आप लोगों ने सॉल्व किया था। क्या आप इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्स तो है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पर कुछ उसके साथ नंबर है। तो हमने क्या नियम पढ़ा था बचपन में, क्लास 8 में इन चीज़ों के बारे में सीखा था। तो उसमें देखा था कि ये चीज़ जो है इसका मल्टीप्लाई तब इसके साथ करते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि एक्स स्क्वायर के साथ 2 था, तो वहाँ पर हम लोगों ने उसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो भी नंबर होगी, 2 होगा, 5 होगा, जो भी नंबर रहा होगा, तो जैसे यहाँ पर 15 है, उसी तरीके से इसका हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगी उसको हम ऐसे सोचेंगे दिमाग में कि यार मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस करें तो 1 आना चाहिए। अब आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि पहले तो इतनी बड़ी नंबर, क्योंकि 28 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी नंबर आएगी, और उस बड़ी नंबर में ये सोचना कि यार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और अगर हम उसका माइनस करें, उन दोनों संख्याओं को घटाएं तो 1 आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए भाई? चलिए मान लीजिए कि हम बहुत मेहनत करके कर लिए, तो हम एक दिन में कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, हम कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? तो इन्हीं चीज़ों के लिए इस तरीके के जो है फॉर्मूले बनाए गए, डिराइव किए गए, बताए गए। ठीक, तो इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही फटाक से हो जाएंगे। देखिए कैसे, चलिए इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करते हैं। लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल में 0। कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हम आपको पहली बार बता रहे हैं, फिर इसके बाद नहीं बताएंगे क्योंकि कंपैरिजन आप खुद से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, बहुत अच्छी, गुड बॉय। इसके बाद है एक्स है तो एक्स है। अब बी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, -1 है, ध्यान रखिएगा, क्या है, -1। तो बी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, -1 आएगी। क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, क्या आएगी, -1 आएगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, 28 है, 28 है, तो 28 यानी कि सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, -28 आएगा, -28 आएगा। ये आपके पास में इसका आंसर होगा। बात क्लियर है? बिल्कुल बात क्लियर है भाई। चलिए, तो हमको ए मिल गया, हमको बी मिल गया, हमको सी मिल गया। तो क्या अब हम अपने फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका सलूशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताएंगे, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले तो उससे पहले आप हमेशा विविधकर को निकालिए। क्यों? क्योंकि विविधकर निकालने से आपको ये क्लियर होगा कि उनके मूल जो है वास्तव में होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि आपके ऑप्शन में ऐसा भी रहेगा कि उसका मूल नहीं है, उसका जो मूल है समान है, असमान है, परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है, कैसा है। ठीक है, तो आपको इन चीजों के बारे में भी, ए भाई साहब, ओ माय गॉड, सॉरी, यहाँ पर आप असमान कर लीजिए। ठीक है, ये समान नहीं होंगे भाई, ये असमान होंगे, दोनों को दोनों। बुद्धि हमारी जो है कहाँ चली गई थी भाई, असमान होगी, ये समान होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम फिर, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विविधकर निकालना पड़ेगा। विविधकर निकालने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पर हम ये बता पाएंगे कि समान है कि असमान है, ठीक है भी कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम विविधकर ही निकालते। तो विविधकर यानी कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक, अब आपके लिए बी क्या है, बी है -1, तो -1 का स्क्वायर, बहुत सही भाई। 4 इंटू ए क्या है आपके लिए, ए आपके लिए है 15। ठीक है, बी आपके लिए क्या है, बी आपके लिए है -28। नहीं भाई, बी नहीं, सी। तो सी आपके लिए क्या है, -28 है। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, 1 आएगा, और इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और 15 का 4 में करेंगे तो 15 चौको होता है 60,
और 60 का करेंगे 28 में अगर आप मल्टीप्लाई, तो 28 का करेंगे अगर आप 60 में तो कितना आएगा, 6 का करेंगे 8 में तो 8 6 48 का 8, हासिल कितना लगेगा 4, और 6 दूनी 12, अब 12 4 16, तो ये आपका आएगा 168 और 0, 60 में 0 भी तो होता है यहाँ पर, तो 0 भी लगाएंगे लास्ट में, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन पूरा। अगर आप इस चीज़ को टोटल ऐड करेंगे, इस चीज़ को टोटल जोड़ेंगे, ठीक, तो इस चीज़ को अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 16 और यहाँ पर 81, क्योंकि ये 1 जुड़ जाएगा तो 81 हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। ठीक, ये डी की वैल्यू आपकी आ गई। तो डी की जो वैल्यू है आपकी कैसी आ रही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्मल एकदम अच्छे से आ रही है। ठीक, यहाँ पर ये कैसी आ रही है, परिमेय संख्या के फॉर्म में आ रही है। और तो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, मतलब कि अभी तो ये नॉर्मल है, अभी तो हम बता नहीं सकते कि यहाँ पर परिमेय है कि नहीं है, क्योंकि इसका अंडर रूट भी हमको निकालना होगा। तो चलिए पहले उसका अंडर रूट निकालते हैं, फिर बताते हैं कि परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो अंडर रूट कहाँ पर निकाल लिया जाए भाई, चलिए इसको इरेज कर दे क्या, क्योंकि अभी ये ज़्यादा काम का नहीं है। कहाँ गया भाई इरेजर, तो चलिए इधर का इरेज कर देते हैं, इधर हमारा ज़्यादा काम अब नहीं रह गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे। तो निकालेंगे कि अंडर रूट 1681 इक्वल क्या होगा, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो ये आपका 41 आएगा। कितना आएगा, 41। नहीं तो आप 41 का मल्टीप्लाई करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये आता है, सही बात है। तो यहाँ पर कितना आता है, 41 इसका अंडर रूट करने के बाद आएगा। तो अब आप ये बताइए कि 41 जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है 41, क्या ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कैसी है। तो अंडर रूट से निकल गई नॉर्मल अच्छे से, तो ये परिमेय संख्या होगी, यानी कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बड़ी है, पूर्ण वर्ग है। ठीक, यहाँ पर आपने देखा कि पूर्ण वर्ग है, डी की वैल्यू पूर्ण वर्ग है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा और असमान मूल होंगे, यानी कि दो मूल आएंगे इसके अलग अलग आएंगे, असमान आएंगे, समान नहीं रहेंगे। तो चलिए मूल हमको निकालने ही है, मूल तो ही निकालने हैं, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमारा सबसे जो पहला मूल होता है वो क्या था, हमारा था अल्फा। क्या है, अल्फा। और क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर होता है माइनस बी प्लस, पहले में आप प्लस रखेंगे और यहाँ पे अंडर रूट में आप डी रखेंगे। अब आप पूरा मत रखिए क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू आपको यहाँ पर निकल गई है पहले से। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप डी रखेंगे, यहाँ पर है 2a। ठीक, अब इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी की जगह -1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से, बी की जगह आप -1 रख रहे हैं, तो -1 ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए भैया रख लीजिए ऐसे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, तो माइनस। अब यहाँ पर प्लस रखेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो डी है इसकी वैल्यू क्या है, 16 और 81, 16 और 81। अगर इसका अंडर रूट आप कर रहे थे तो क्या रहा था, 41। तो इस टोटल जगह हम 41 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। और 2a क्या है भाई, ए हमारा 15 है, तो 15 दूना हो जाएगा 30, और यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 42 और बटे 30। अगर आप इसको कट कर देंगे तो ये 6 से कट जाएगा, 6 सते 42 और 6 35। तो एक जो है आपका जो पहला है मूल वो आ जाएगा 7/5। क्या आ जाएगा, 7/5। इसके बाद अगर हम दूसरे मूल की बात करेंगे तो क्या आएगा, दूसरे मूल की, देखिए आपको ये लंबा प्रोसेस लग रहा है लेकिन है नहीं इतना लंबा, अभी आपको दिखाते हैं, फिर से वही रिवीजन करके बताते हैं। उसके बाद है बीटा। तो बीटा में क्या है भाई, बीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा -b, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिया था तो यहाँ पर माइनस और अंडर रूट यहाँ पर d और यहाँ पर 2a, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, आपको पता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और माइनस यहाँ पर 41/30 फिर से, तो ये क्या होगा, घट करके -40 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 30। तो इससे ये कट जाएगा तो अब आपका आ जाएगा -4/3। तो ये आपकी वैल्यू एक आएगी, एक वैल्यू ये आएगी। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर से हमने बताया कैसे किया भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन का हमने कंपैरिजन करके ABC निकाला, ABC निकाला, तुरंत ही हमने उसका विविधकरण निकाला, विविधकरण निकालने के बाद उसका अंडर रूट किया, देखा कि उसका मूल जो है असमान होंगे, परिमेय संख्या होगी, फिर हमने उसको जल्दी फॉर्मूले पिन पे रख दिया, आ गया हमारा मूल।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका मूल निकालना है, इस तरीके से आप इसका मूल निकाल पाएंगे। अगर आप चाहेंगे वही मेथड जिससे मल्टीप्लाई करके फिर ढूंढेंगे कौन सी नंबर होगी कौन सी नंबर नहीं होगी, तो फिर आपके लिए वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इससे भी लंबा प्रोसेस। बात क्लियर हो पा रही है? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, अभी भी और भी हार्ड क्वेश्चन इस पे आने वाले हैं। तो बेसिक क्वेश्चन हमने आपको बताया, अभी तो 1-2 क्वेश्चन कराए, ठीक। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले जो कि हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के पास भेजते रहिए, और जो पुरानी वीडियो है उसको भी अपने अगर आपने नहीं देखे तो उसको देखते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ ज़रूरी है। और आप यहाँ पर बता दें, पिछली कुछ क्लासेस में बच्चों ने सारी चीज़ों ने ऐसे कहा कि क्लास में थोड़ी मस्ती होनी चाहिए, तो क्लास मस्ती के लिए नहीं होती है, ठीक है, होती है, लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और मस्ती करने हैं तो हम लोग रिवीजन क्लासेस में कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग जब चीज़ों को सीख रहे हैं तो ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।